ऑब्वियस क्लास 8। आज हम लोग के क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया था कि इंडिया का लोकेशन हमारे अर्थ पे कहाँ पर है और उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी क्लियर किया था। आप लोग को मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, ये सारे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग इंडिया का साइज़ देखेंगे कि इंडिया का साइज़ पर्सपेक्टिव आपका पूरी अदर कंट्री से कितना बड़ा है, कैसा है, कितने ज्योग्राफिकली वो कितने दूर तक फैला हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर। तो वो सारी चीज़ हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया का साइज़ हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिया आपका इंडिया का साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे क्या बोला गया आपका, जो ज्योग्राफिकली एरिया है इंडिया का, जो कितने दूर तक फैला हुआ है, तो वो कितना है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया इन दी किसके सेंस में, सारे कंट्री के सेंस है। पूरी दुनिया का जितना भी एरिया है, या यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी एरिया हैं, यहाँ पे पूरी कंट्री की जितनी भी एरिया, उसका इंडिया के पास कितना परसेंट है, तो ये कितना है 2.4% इंडिया के पास है। यानी पूरी दुनिया का एरिया, यानी पूरा वर्ल्ड का एरिया जितना है उसका कितना परसेंट इंडिया के पास है, तो वो कितना है आपका 2.4% आपका इंडिया के पास है। ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे कितना है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, कितनी दूर तक एक्सटेंड किए हुए हैं, तो वो है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। ये डेटा याद रखिएगा आप लोग। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हो रहा है कि 1.2 फिगर में देखिए और आपको ये पता चलेगा कि इंडिया पूरी दुनिया का 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहाँ देखते हैं फिगर में आपका क्या है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो कि इंडिया क्या है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे सबसे पहला लार्जेस्ट कंट्री कौन है आपका, रसिया, फिर कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है आपका चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और एंड लास्टली आपका जो 7th नंबर पे है वो क्या है, इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ आपका क्या है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो इंडिया है वो कहाँ है, आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एंड उसका ज्योग्राफिकली एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। एंड पूरी वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो कितना परसेंट भाग हमारे पास है, तो 2.4% जो आपका पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल एरिया उसका 2.4% इंडिया के पास है लैंड एरिया। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, India has land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastal land and the main land including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो कितना है, उसका जो लैंड बाउंड्री है पूरा इंडिया का दिया जा रहा है। टोटल हम लोगों ने देखा कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसमें से भी हमारा इंडिया का जो बाउंड्री है वो 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है आपका लैंड बाउंड्री एंड दूसरा होता है कोस्टल लाइन। आप लोगों को पता होगा कि लैंड बाउंड्री किसको बोलते हैं, जो अपना जो बाउंड्री हो वो लैंड के साथ जो शेयर करते हैं उसको हम लोग लैंड बाउंड्री बोलते हैं। एंड जो और कोस्टल लाइन किसको बोलते हैं, तो कोस्टल लाइन आपको पता होगा जो बाउंड्री आप वाटर बॉडीज़ के साथ शेयर करते हो। वाटर बॉडीज़ इन दी आपका जो बाउंड्री है वो किसी भी लैंड से शेयर नहीं होता है, वो क्या होता है पानी से अगर कोई भी वाटर बॉडीज से शेयर करते हो तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्टल लाइन बोलते हैं। तो हमारा इंडिया का जो पार्ट है वो क्या है, आधा आपका क्या है, आप देखोगे तो मेनलैंड आपका जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जबकि आपका कोस्टल लाइन कितना है, जो बाउंड्री जो वाटर के साथ शेयर कर रहा है वो है आपका 7,506.6 किलोमीटर। इस 7,516.6 किलोमीटर के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड भी आ जा रहा है एंड आपका अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, इंडिया के ही पार्ट है ना। भले इंडिया से अलग है लेकिन ये दोनों किसके अंडर
इसके पे ये आइलैंड पे कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका इंडिया ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये इंडिया का ही पार्ट हुआ। सो इसको भी आप इंक्लूड करोगे कोस्टल लाइन में। तो टोटल जो आपका एक्सटेंट है कोस्टल लाइन का वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। और लैंड बाउंड्री का जो मेन लैंड बाउंड्री है वो कितना एक्सटेंट है आपका? 15,200 किलोमीटर तक है। ये क्लियर हो गया होगा। इंडिया इज बॉन्डेड बाई द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। कहाँ पे है इसका यंग फोल्ड? नॉर्थ वेस्ट में इंडिया का जो है यंग फोल्ड माउंटेन पाया जाता है। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन क्या है तो आपको पता होगा। ये माउंटेन क्या कैटेगरी है, जैसे आप पढ़ोगे आगे तो पता चल जाएगा, आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से। ये तो जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है आपका यंग फोल्ड माउंटेन। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन जो है, जो कि आपका बाकी जो माउंटेन एरियाज है डेक्कन प्लेट्यू से आपका जो इंडिया है, पहले नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है या नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है वो बाद में बना है। आप आगे पढ़ोगे कि जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो बाद में बना है इंडिया का। पहले क्या था? ओल्डेस्ट जो हमारा इंडिया का लैंड है वो क्या था? डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन था। तो यहाँ पे जब इंडिया का नॉर्थ पार्ट बनता है उसी टाइम आपका क्या होता है? फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। तो वहाँ पे आपको यहीं पे बोला जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन में कैसे माउंटेन पाए जाते हैं। तो पूरा जो इंडिया है वो नॉर्थ वेस्ट में किससे कवर है? तो यंग फोल्ड माउंटेन से कवर है। मैप के जरिए भी देख लो यहाँ पे, एक सेकेंड, कि यहाँ पे क्या है आपका। एक और इसी मैप से चलो देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे यहाँ पे बोला गया। नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ आपका पूरा ये वाला रीजन जो है आपका, ये वाला पूरा रीजन आपका यंग फोल्ड माउंटेन से क्रिएट है। यहाँ पर भी आपका क्या है? पूरा ये सारा रीजन जो है आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। यानी ये पार्ट जो है इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट आपका, ये आपका बाद में क्रिएट होता है। पहले आपका इंडिया का लैंड इतना ही हुआ करता था। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे, बट इतना जानो कि जब भी ये बना तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा रीजन है ये यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। चलिए, नॉर्थ एंड वही डायरेक्शन दिया हो कि यंग फोल्ड माउंटेन आपका कहाँ है, तो पूरे आपके नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिकम्स एट टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि यंग फोल्ड माउंटेन आपका पूरा नॉर्थ वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आपका साउथ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पूरा रीजन आपका क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इंडिया के साउथ रीजन में आते हो, इंडिया का साउथ रीजन में आते हो एट आपका, जब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इंडिया के साउथ वाले रीजन में आते हो तो ये क्या होने लगता है? टैपर होने लगता है। टैपर मीन्स नीचे की ओर, ये इंडियन ओशियन में नीचे से आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो सिकुड़ने लगता है एंड ये टैप होने लगता है, टैपर होने लगता है इंडियन ओशियन के में। और जब जैसे ही वो इंडियन ओशियन की तरफ जैसे ही नीचे आता है वो टैपर होने लगता है, तो ये इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन दी वेस्ट ये अरेबियन सी बनाता है और इन दी ईस्ट ये क्या बनाता है? बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशियन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कैसे होता है आपको पता है, अभी मैंने स्टार्टिंग का क्लास में भी बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जैसे इंडिया का डायरेक्शन, हम लोग जैसे इंडिया का साइज में साउथ की ओर आ रहा है, तो साउथ में क्या हो रहा है? इंडिया क्या हो रहा है? टैपर हो रहा है, पतला होते जा रहा है इंडियन ओशियन में। एंड इंडियन ओशियन में जैसे ही वो आता है वो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन दी वेस्ट वो क्या होता है? अरेबियन सी बनाता है, और इन दी ईस्ट वो क्या बनाता है? बे ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अभी on dividing Arabian Sea or Bay of Bengal on its edge. Look at figure 1.3 and note that latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1.3 फिगर आप लोग देखिए, यही है आपका 1.3। इसमें आप लोग देखोगे कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम लोगों ने देखा था कि कहाँ से कहाँ तक आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका कितने डिग्री पे एग्जिस्ट है हमारा इंडिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि दोनों का जो एक्सटेंट है अप्रॉक्सीमेटली, जो दोनों का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो भी एक्सटेंट है आपका, दोनों कितने डिग्री पे है? लगभग
30 डिग्री पे, यानी दोनों का जो आपका डिग्री एक्सटेंट है वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। लगभग सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है कि दोनों का जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री ही है, यानी कि इतने स्क्वायर, लगभग जो दोनों का स्क्वायर किलोमीटर है वो सेम ही है, वो डिग्री के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री का एक्सटेंट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बोला गया है कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का दोनों का जो आपका एक्सटेंट है वो क्या है, 30 डिग्री पे है। लेकिन जब आप ऐसा देखते हो, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे देखो मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द स्मॉलर टू द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब ये हम लोगों ने देखा कि दोनों का जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री ही है, सिमिलर या अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 या समथिंग ऐसे किलोमीटर का डिफरेंस होता है, स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन आपको ये फिगर देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जो नॉर्थ साउथ अपीयरेंस हो रहा है देखने से कि जो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है वो ज़्यादा लंबा है, जबकि वेस्ट ईस्ट का जो एक्सटेंट है वो छोटा है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, दोनों के दोनों कितने हैं, 30 डिग्री के पे ही है ना एक्सटेंट दोनों का। लेकिन ये दिखने में ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट है वो ज़्यादा लंबा है रादर देन ईस्ट वेस्ट से, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि दोनों क्या है, 30 डिग्री पे ही क्या है, एक्सटेंट है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अब आता है बात कि फ्रॉम गुजरात टू दी अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours, hence time along standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in the UP is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent of the influence the duration of day and night as they moves from south to north. अब यहाँ पर एक बात आती है, आप लोग को पता होगा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमारा जो टाइम है जो हम लोग देखते हैं सब जगह वो इक्वल कैसे, हम लोग टाइम जो सेट करते हैं, कभी ना कभी टाइम सेट हुआ होगा ना, कभी ना कभी तो 12-1, तो ये टाइम सेट कैसे हुआ, लोगों ने टाइम को अडॉप्ट कैसे किया। और आप ये भी जानते हो कि आप सुने होंगे कि यूएसए हमसे क्या होता है, 12 घंटा पीछे चलता है। जैसे ही हमारे यहाँ अगर आज अभी दिन है तो वो 12 घंटा लेट होता है, क्या होता है वहाँ नाइट होता है। ऐसा क्यों होता है? अब टाइम जो चेंजेस होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, टाइम को अगर हम लोग टेकन किए तो वो कैसे हम लोगों ने टाइम को टेकन किया लिया है, तो ये सारी चीज़, तो ये एक मैं अलग से इसके ऊपर टॉपिक बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। और हमको मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम स्टैंडर्ड के बारे में या टाइम कैसे हम लोगों ने टाइम जोन से कैसे लिया वो नहीं पता होगा। तो मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो, लास्ट वीडियो के ये जब चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी तो मैं इस पे दूँगी। तो अभी बस आप इतना जानिए कि हमारा जो 2 स्टेट्स है, एक आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका सबसे ईस्ट वाला रीजन जो है वहाँ पे आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्ट वाले रीजन सबसे जो पॉइंट लिए वो क्या है, आपका गुजरात या आपका गुजरात ही आपका। सो हम लोग को पता है कि जो सनराइजेज होती हैं वो किधर से होती है, ईस्ट से होती है। जैसे मैप से समझो, इंडिया के मैप से यहाँ पे आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, गुजरात है। दोनों क्या है, ये वेस्ट साइड है और ये क्या है आपका ईस्ट साइड। सन हमेशा यहाँ से आपका राइज होता है, सनराइज नहीं, हमारा जो रोटेशन होता है उसके कारण से क्या होता है आपका होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सन राइज हुआ यानी सन उग कर आया, तो ये तो होता नहीं बट बोला जाता है। बट यहाँ तो हम लोग को पता है कि सन हमेशा किस साइड से राइज होता है, ईस्ट साइड से राइज होता है। इसलिए हमारे कंट्री में सबसे पहला सनराइजेस कौन सा स्टेट देखता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश देखता है। इस सनराइजेस से, इस जगह से सनराइजेस अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में कितना देर लग जाता है, 2 आवर। यानी कि अगर यहाँ मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में 5 AM में सनराइजेस हुआ तो गुजरात में कब सनराइजेस होगा, 7 AM में। तो ये जो 2 आवर्स का गैप है वो कैसे हुआ, कैसे हुआ तो हम लोग देखेंगे ही। साथ ही साथ जब ये 2 घंटे का इतना टाइम, आपका जो 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इससे टाइम मैनेजमेंट हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया में टाइम फिर रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, हम लोग एक साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारा कंट्री में तो सारा टाइम एक ही जगह से है ना। अगर डिस्पाइट फ्रॉम आपका जो यूएसए है, हमारा कंट्री में टाइम अलग अलग है, क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स को देखते हैं। बट इंडिया में एक ही टाइम जोन को देखा जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग पूरा
होल कंट्री को उसी के अकॉर्डिंग टाइम मानना होता है, जो कि क्या था, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। अभी मैंने आपको पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को ही हम लोग लेते हैं एंड इस वही टाइम से हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंट्री उसी का टाइम फॉलो करता है। लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में कितना सन को लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं उसके सनराइजेस को। एंड आपका जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मान लेते हैं अगर 5 AM में सनराइजेस हो रहे हैं तो गुजरात में आपके कितने बजे होंगे, 7 AM में। तो यहाँ बहुत सारे क्या होंगे, डिफ़िकल्टीज हो जाएंगे टाइम को सेट करने में। तो इसको कैसे टाइम को सेट किया गया तो वो मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर में दूंगी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं जब ये बताऊँगी तो आप फिर जब मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कैसे सेट किया जाता है तो आप उस पॉइंट को लेके इसमें आप रिलेट करके देखना तो अच्छे से समझ आ जाएगी वीडियो। बस इतना भी जानो कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के सनराइजेस में कितने घंटों का फ़र्क हो जाता है, 2 घंटे का, जो कि आपके बुक में दिया गया है। यहाँ पे आपका दिया होगा। एंड हम लोग कितना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को फॉलो करते हैं, जो कि कितने डिग्री पे लोकेट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे लोकेटेड है। बस इतना भी माइंड में रखो। तो ये था हमारा साइज़ इंडिया का, यानी कि कितने साइज़ में कितने स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है एंड पूरे दुनिया में वो कौन से स्थान पे आता है एंड पूरी दुनिया के जोग्राफिकल एरिया का कितना % इंडिया के पास है। तो हम लोगों ने देखा 2.4% इंडिया के पास है। तो हम लोग देखते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड के बारे में। अब इंडिया एंड दी वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंडिया और उस पूरी दुनिया से उसका रिलेशन कैसा था, कि इंडिया का जो और नेबर्स थे इंडिया के, जो अदर कंट्रीज थे, उसके साथ इंडिया का कैसा रिलेशंस था। तो इस टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, द इंडिया लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है, जो लैंडमास है, वो कैसा है, तो वो सेंट्रल है। किसके सेंट्रल है, एशिया का सेंट्रल है एंड ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल है। जैसे यहाँ पे आप फिगर से देखो तो समझ आएगा कि यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, येलो कलर से है, और ये किसके, आपको पता होगा कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो एशिया के अंदर आता है। तो एशिया का ये क्या है, सेंट्रल पार्ट है, और ये वेस्ट और ईस्ट एशिया के क्या है, सेंट्रल पार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ईस्ट और वेस्ट एशिया का सेंट्रल पार्ट है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन एंड एशियन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। ऐसा आपको देखने में इंडिया का मैप जब आप देखोगे एशिया से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड, तो ऐसा लगेगा कि एशिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन किया गया है, यानी एशिया को खींच कर नीचे की ओर लाया गया है इंडिया को बनाने के लिए। ये कैसा लगता है कि जैसे कि एशिया का जो है साउथवर्ड क्या किया गया है, बढ़ाया गया लैंड को। पहले इसने ही लैंड था, उसको खींच कर क्या किया गया, बढ़ाया गया। क्योंकि ये टेल की तरह इंडिया का जो नीचे का जो डायरेक्शन है, जो टैपर होता है, वो टेल की तरह लगता है। तो लगता है कि एशिया का क्या किया गया, नीचे साउथवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द मैप। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो इंडिया का जो लोकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसका जो लोकेशन है, इससे आप ओशियनिक ट्रेड आप इजीली, इंडिया क्या होता है, ओशियनिक ट्रेड इजीली कर लेता है एशिया, यूरोप से इंडिया, एंड वेस्ट एशिया से भी ये इजीली क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। आप देख रहे होगा कि क्योंकि इसका ओशियानिक रूट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया का पास बहुत ही ज़्यादा कोस्टल लाइन है, जिसके कारण से वो क्या होता है, ईजिली वो ओशियानिक रूट से कोई भी आप किसी की कंट्री के अंदर से आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो उस कंट्री का क्या होगा, आपको परमिशन चाहिए होगा, क्योंकि वो उसके अंडर है। आप किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे तो आप बिना परमिशन के चल नहीं ना जाओगे अगर यहाँ से ट्रेड करना होगा। तो ओशियानिक ट्रेड, इसका जो लोकेशन है इंडिया का, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये यूरोप से ट्रेड बहुत ईजिली ओशियानिक रूट से कर सकता है एंड वेस्ट एशिया से भी ये ईजिली कर लेता है। इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रैटेजी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसका जो स्ट्रैटेजी, क्या है, स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बना के आप देख सकते हो इंडिया का लोकेशन में कि वो सिर्फ यूरोप और वेस्ट एशिया से ही नहीं, बल्कि साउथवर्ड जो उसके जो साउथ डायरेक्शन में होंगे जितने भी आपका कंट्रीज होगा, उससे भी वो ट्रेड इजीली कर लेगा बाय द ओशियानिक रूट्स। वहाँ पे आगे यहाँ पे यही दिया हुआ है, नोट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast
यानी कि आप चारों तरफ से इसका जो देख रहे हो, ये वेस्ट एशिया, यूरोप से भी तो इसका जो क्लोज कांटेक्ट है बाई ओशियानिक वो इजीली हो सकता है। ये यूरोप से इजीली कनेक्ट कर सकता है बाई वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, या आपका यहाँ अगर इसको ऑस्ट्रेलिया से भी कांटेक्ट करना हो साउथवर्ड डायरेक्शन में, तो ईजिली वो क्या कर सकता है, ओशियानिक रूट से वो कनेक्ट कर सकता है। यहाँ से भी वो इस ईजिली आपका साउथ अमेरिका ओशियानिक रूट से जा सकता है, आपका यहाँ से यूरोप से होकर यहाँ से वो नॉर्थ अमेरिका भी इजीली जा सकता है। तो ओवरऑल जो इंडिया का पोजीशन है ड्यू टू दी इसके कोस्टल लाइंस के कारण, इसका जो इंडियन ओशियन में जो आपका पार्ट है उसके कारण क्या होता है, इसका जो ट्रेड है बाकी अदर कंट्रीज से वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि अदर कंट्रीज का क्या है, अगर इसको जाना पड़ेगा तो किसी के रूट से जाना पड़ेगा, किसी कंट्री के परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इंडिया अगर चाहे तो इसका जो ट्रेड बिजनेस अगर वो बाकी कंट्रीज से करना चाहे तो ईजिली वो ओशियानिक रूट से वो कर सकता है। आप लोगों ने देखा कि ईजिली ये कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। No other country has a long coastal line, the Indian Ocean, as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। ये बहुत ही important है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कोई और ऐसा कंट्री नहीं है जैसा कि इंडिया का पोजीशन है इंडियन ओशियन में, इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन ओशियन में ऐसा कोई ऐसा अदर कंट्री नहीं है जिस तरह से इंडिया इंडियन ओशियन के कॉन्टेक्ट में है। इसलिए इंडियन ओशियन के इंडियन जो ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा, इंडिया से ही लिया गया है। यानी इंडिया का जो पोजीशन है बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही अच्छी जगह है, जिसके कारण से वो अदर ट्रेड कर सकता है अदर कंट्रीज से, और इसी के कारण इंडिया से इंडियन ओशियन नाम जस्टिफाई किया गया इंडियन ओशियन के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे है। आगे हम लोग देखते क्या है। ये सारा मैप है आपका, आप लोग अच्छे से ये ट्रेड दिया होगा मैप वो देखना। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but their relationship through their land routes and much older than maritime contacts। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड्स के साथ वो अब इंडिया डेवलप्ड हो चुका है, तो इसका मतलब नहीं कि अब कांटेक्ट बनाया है इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ, बल्कि जो इंडिया का कांटेक्ट अदर कंट्रीज़ के साथ या पूरी दुनिया के साथ बहुत ही पुराना है। यानी हज़ारों साल पहले से ही इंडिया क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है या रिलेशन रख रहा है बाकी अदर कंट्रीज़ से पूरी दुनिया में। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। लेकिन आपका जो अब यहाँ पे 2 रूट होते थे पहले, एरोप्लेन या ट्रक या ट्रेन तो चलते नहीं थे ना, तो यहाँ पे 2 रूट होते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, या तो आपका ओशियन रूट होते थे या तो होते थे लैंड रूट। तो लैंड रूट तो लैंड से जो लैंड कनेक्टेड होगा वही होगा, लेकिन जो मोस्टली आपका जो रूट फॉलो किया जाता था आपके पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले वो क्या थे, लैंड रूट्स को फॉलो करते थे। जबकि हम लोग अभी पढ़े कि जो ओशियानिक रूट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या हो सकता था, लैंड रूट के बिहाफ पे ओशियानिक रूट आपको अच्छा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लैंड रूट है वो ओशियानिक या मैरीटाइम कॉन्टेक्ट से ज़्यादा आपका पुराना है, क्योंकि पहले के लोग ओशियानिक रूट को फॉलो नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, तो ये माना जाता था कि ओशियानिक रूट तो सबसे पहले सबको पता नहीं था कि ये ओशियन कहाँ तक है और कहाँ ये हमको लेके जाएगा। दूसरी, पहले के लोग आप लोगों को पढ़े होंगे कि वो लोग को लगता था कि जो लैंड है वो क्या है, फ्लैट है, और ओशियन जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहीं तक लैंड है, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उनको लगता था सी का जो आपका जो दूर तक हम लोग देखते हैं कोई भी पानी वाटर बॉडीज़, तो वो वहीं तक है, उसके नीचे वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो लोग डरते थे ओशियन रूट्स को फॉलो करना, इसलिए वो लैंड के जरिए ही जाया करते थे। अब लैंड कैसे, तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उन्होंने पासेस बनाते थे, उस पासेस से वो गुजर कर जाया करते थे। भले ही उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको झेलने को मिलती थी, बहुत दिन लग जाते थे, बट ट्रेड करने के लिए वो लोग लैंड रूट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना करते थे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लैंड द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passes to the ancient travelers, while the oceanic restricted of such
इंटरेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्या यहाँ पे क्या वेरियस पासेस के थ्रू क्या होते थे, लोग आते थे, यानी कि जो माउंटेन पे रास्ते बने होते थे नॉर्थ साइड आपका, वहाँ से लोग जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे वो आया करते थे इंडिया में और इंडिया से ट्रेड करते थे। फिर इंडिया के लोग भी उसी के ज़रिए दूसरे कंट्रीज़ में जाया करते थे इस तरह से। और उस टाइम क्या थे, ओशियानिक जो ओशियंस जो ट्रेड थे या ओशियंस रूट्स थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, लोग उसको फॉलो नहीं करते थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. अब इसका क्या फ़ायदा हुआ इस ट्रेड से, एक दूसरे को जानने से? तो जितने भी आइडियाज़ इंडिया के थे, जितने भी चीज़ इंडिया ने इन्वेंशन जाना धीरे धीरे करके कि कुछ ऐसा होता है, डेसिमल नंबर्स के बारे में उन्होंने जाना, रामायण के बारे में उन्होंने बताया, उपनिषद, पंचतंत्र, ये सारे जो आइडियाज़, ये जो सारे जो आपके स्टोरीज थे वो दूसरे के अदर कंट्रीज तक कैसे पहुंचा? इसी के ज़रिए पहुंचा ना, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे इंडिया में आए, इंडिया को देखा, इंडिया के कल्चर्स को देखा, इंडिया में जितने सारे आपके स्टोरीज थे जैसे रामायण, उसके बारे में जो गुड थॉट्स थे, गुड आइडियाज़ थे, उन्होंने देखा, उनके बारे में सीखा और उसको लेकर अपने कंट्रीज़ में गए। इस तरह से क्या हुआ, आइडिया शेयरिंग हुए, क्योंकि वहाँ के लोग जब यहाँ आएंगे तो यहाँ का न्यू कल्चर, न्यू ट्रेडिशंस जो भी उनको वहाँ से तो अलग ही होगा, तो उन्होंने यहाँ से अपना आइडियाज़ लेके गए वहाँ। और फिर क्या हुआ, वहाँ जैसे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग जब अदर कंट्रीज़ में गए तो वहाँ उन्होंने न्यू चीज़ देखा, वहाँ से वो क्या किए, इंडिया लाए। तो इस तरह से क्या होते थे, बहुत ही पहले टाइम से, हज़ारों साल पहले टाइम से ये चीज़ चलता आ रहा है। ये अभी नहीं है कि अभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो पीएम होते हैं वो जाते हैं अदर कंट्रीज़ में और वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है उससे कुछ आप सीखते हैं, वहाँ से कुछ जो वो लोग बनाते हैं, वो लोग जो भी नया चीज़ इन्वेंशन करते हो तो उससे सीखते हो और इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाते हो, उसी तरह से वो करते। तो ये आज नहीं हो रहा है जब हमारा कंट्री डेवलपिंग हो रहा है, बल्कि ये हज़ारों साल पहले से ये काम चलते आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल सिस्टम, ये सारे पूरी दुनिया में शेयर किया जाता था। दी स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडीज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो सिर्फ और भी क्या है, स्पेसीज, मसलिन, ये सारे क्या करते थे, ट्रेड करते थे हम लोग इंडिया से अदर कंट्रीज़ में। तो सिर्फ इंडिया से अदर कंट्रीज़ में ट्रेड नहीं होता था या इंडिया से अदर कंट्रीज़ में कोई भी अच्छे गुड थॉट्स शेयर नहीं होते थे, बल्कि अदर कंट्रीज़ के भी कुछ अच्छे चीज़ होते थे जो इंडिया में लाए जाते थे। जैसे यहाँ आपकी ग्रीक स्कल्पचर लाया गया, हैंड आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लाया गया, डोम का या मिनारेट्स का, जो कि अभी भी हम लोग को देखने को मिलती है हमारे कंट्री में बहुत ही जगह पे। तो ये थी आपकी इंडिया का रिलेशन बाकी अदर नेबर के साथ। होप सो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि मैप के जरिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको माइंड में ये सारे चीज़ को रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में कि हमारा कंट्री का ट्रेड आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले से इतना अच्छा बिजनेस हुआ करता था और बहुत ही पुराने टाइम से ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते थे, अदर कंट्री से शेयर करते थे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।